नमस्कार। पुनः आपके सामने लाइव हूँ। 2 बज गए हैं। जैसा कि आपसे कहा था, शनिवार और मंगलवार 2 बार सप्ताह में फेसबुक लाइव होंगे। आज आपके समक्ष हैं एक नए विषय के साथ। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे वो नया विषय क्या होगा। जैसा कि आपको बता दें कि इस बार राजनीतिक विषय होंगे। बिहार में वैकल्पिक राजनीति का भविष्य, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में वैकल्पिक राजनीति का भविष्य, इसको लेकर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है करेंगे। फिलहाल शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। अभी अखबारों में भी आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने आज मंगलवार है, कल हाईकोर्ट ने गुजरात के सिविल हॉस्पिटल्स को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी की कि वह काल कोठरी है और जहां पर जो है मरीजों को मरने छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है गुजरात में अच्छी नहीं है। ये हमारा नहीं कहना है, ये गुजरात में जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का कहना है कि गुजरात की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म है। यही कारण है कि कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज वहाँ उनकी सबसे अधिक मौत हो रही है। वहीं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली और गुजरात की अगर तुलना करें तो दिल्ली और गुजरात में जो कोरोना के जो मरीज हैं लगभग बराबर हैं, लेकिन मौतों की जो संख्या है वो गुजरात में कुछ ज़्यादा है। इसकी वजह क्या? कुछ नहीं, बहुत अधिक ज़्यादा है। 6.2% वहाँ मौत का आंकड़ा है, और जबकि दिल्ली में 1.92% है। तो ऐसा क्या कारण है? दरअसल इसके पीछे जो कारण है कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड के साथ जोड़ दिए गए हैं, जबकि वो गुजरात में संभवतः नहीं है। यही कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के जो मरीज होते हैं ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर तो की ज़रूरत होती है। तो उस मुकाबले दिल्ली अपने आप को ठीक कर लिया है। यहाँ की जो सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, उसने यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो लगभग कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन गुजरात, जहाँ 25 सालों से एक ही पार्टी की सरकार है और जिस गुजरात मॉडल को लेकर के हम बहुत सुन चुके हैं, तो हाई कोर्ट ने ही उसका छीछालेदर कर दिया है। यह बताना जरूरी था आपको। फिर एक और भी बात कहनी है कि अभी दिल्ली में लगातार एक पार्टी के लोगों ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू किया कि यहाँ मौत के आंकड़े अधिक हैं, जिसको कम करके दिखाया जा रहा है। अब सवाल भी उठता है कि बड़ा मुश्किल है इस दौर में कि जब कोर्ट फैसला सुना देती है तभी हम मान पाते हैं कि ठीक है, नहीं तो बाकी बात सालों भर राजनीति चलती रहती है। कोरोना काल में भी राजनीति खूब हो रही है, जम के हो रही है। आज यह जानने की ज़रूरत है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी अगर हम हॉस्पिटल्स नहीं सुधार पाए हैं तो इसके लिए दोषी कौन है? तो हाईकोर्ट ने दिल्ली में बताया कि यहाँ आंकड़े सही हैं, इसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा रहा है, जो मौत के आंकड़े हैं वो ठीक हैं।
और गुजरात में जो वहाँ के हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार पर कहा कि यहाँ के हॉस्पिटल किसी काल कोठरी की तरह हैं। तो ये दोनों की तुलना आपको समझना होगा कि एक तरफ जहाँ 5-6 साल की पुरानी सरकार है दिल्ली में, वहीं 25 साल पुरानी एक वहाँ की सरकार है। तो ये आपको जानना होगा कि जिस गुजरात मॉडल के सहारे केंद्र में बीजेपी सरकार आई और उसके मुकाबले जो दिल्ली मॉडल है शायद वो कहीं अधिक उचित जान पड़ता है। यह कोर्ट ने भी कहा है कि हॉस्पिटल्स जो गुजरात में हैं वो किसी काल कोठरी के समान है, जबकि दिल्ली में जो चिकित्सा व्यवस्था सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना मरीजों के लिए अच्छा फंक्शन कर रही हैं। तो ये कुछ मोटा मोटी कुछ ऐसे समाचार हैं जिसको लेकर के, चूँकि अब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, तो चूँकि अधिक समय न लेते हुए हम अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि आज का जो विषय है, जैसे कि मैंने पहले भी घोषणा कर रखा है, कई विषयों को लेकर के हम चर्चा करते हैं और आपकी उपस्थिति शानदार होती है। फेसबुक पर आप जब जुड़ते हैं तो एक हौसला अफजाई होती है। जैसा कि आपको हमने बताया है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बिहार को लेकर के, कि क्या बिहार में कोई विकल्पीय राजनीति हो सकती है, क्या उसके लिए कोई भविष्य है। विषय है बिहार में वैकल्पिक राजनीति का भविष्य। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बिहार के लोग हैं वो तो इसे जाने ही, जो बिहार से बाहर के लोग हैं वो अभी जाने कि बिहार की राजनीति को लेकर विशेष चर्चा क्यों होती है। ऐसा क्या कारण है कि बिहार, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। अब तीर्थ स्थल कैसे भाई? जैसे मंदिरों में भीड़ भड़का होता है, तो बिहार की राजनीति की भी कुछ ऐसी ही दशा दिशा है। 1977 तक जो है सवर्णों का वहाँ पर बोलबाला था, बाद में इसका स्थान अब पिछड़े दलितों को मिल गया है। लालू और नीतीश कुमार इसके गवाह हैं। 3 दशक हो चुके हैं। देखिए, बिहार की राजनीति बिना जाति पर चर्चा किए मेरा ख्याल है कि बेमानी होगी। तो इसीलिए बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो यहाँ के जातीय समीकरण को भी जानना होगा, जाति को भी समझना होगा कि आखिर बिहार की राजनीति जाति से ग्रसित क्यों है। वो अपने मंडल कमंडल का युग भी देखा होगा कि किस प्रकार जो मंडल कमंडल का युग आया, और बिहार में जहाँ राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व था, वहाँ क्षेत्रीय दलों ने यहाँ अपना स्थान कब्जा कर लिया है। क्योंकि एक बड़ा अच्छा है कि बिहार की राजनीति में एक बहुत प्रचलित कहावत है, यह शायद आपने भी सुना होगा, हालांकि आप जानते हैं यह खरी बात है। फेसबुक पर मैं खरी बात के तहत आपसे लाइव हूँ, तो खरी तो बोलना ज़रूरी है। क्योंकि बिहार की राजनीति के बारे में एक बड़ा कहावत प्रचलित है। क्या कहावत है कि पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर और बुद्धिजीवी भी अपने पैंट के नीचे जाति का लंगोट बांधकर घूमता है। ये बड़ा कड़वा सच कि वहाँ का जो आप बुद्धिजीवी से भी बात करेंगे तो वो आपको बात करते करते वो जाति के जंजाल में ले जाएंगे कि भाई साहब आपकी क्या जाति है। बस में, ट्रेन में या कहीं भी आप अच्छे बुद्धिजीवी से भी बात करना शुरू करेंगे। ये एक्चुअली परिवर्तन जो है इस तीन दशक में आया है। लोग एक दूसरे की जाति पूछने लगे हैं कि आप किस जाति के हैं। दरअसल क्या हुआ कि 1977 के पहले सवर्णों का वर्चस्व था। मुख्यमंत्री जो है सवर्ण हुआ करते थे, भूमिहार ब्राह्मण हुआ करते थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, श्री कृष्ण, ये सारे जो हैं उस तबके से आते थे। लेकिन 1977 के बाद वर्चस्व जो है दलितों और पिछड़ों के हाथों में चला गया।
यानी क्षेत्रीय राजनीति के हाथों में चला गया। बिहार की जो राजनीति है वो क्षेत्रीय दलों के हाथों में आ गया। जनता दल बाद में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के रूप में उभर कर सामने हमारे पास आया है। तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का 15 सालों तक शासन रहा। उसके बाद नीतीश कुमार जी का प्रादुर्भाव होता है। उनका भी 15 साल इसी अक्टूबर तक में हो जाएगा। इस बीच उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, फिर गठबंधन तोड़ा, फिर राजद के साथ गठबंधन किया, उसे छोड़ा, फिर उसके बाद फिर बीजेपी के साथ हैं। तो एक अजीब, अगर आप बिहार की राजनीति पर कुछ आकलन करना चाहते हैं तो उसके पहले ठहर जाएं और बड़े ध्यान से इस पर विचार करें कि आखिर बिहार की राजनीति इतनी डवाडोल क्यों है। ऐसा क्या कारण है कि रातों रात 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार जो राजद के साथ गलबैया कर रहे थे वो 24 घंटे में अपनी सरकार को बदल करके भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं। आप कह सकते हैं कि वे नैतिकता कहाँ गई, आखिर नीतीश में नैतिकता कहाँ है। तो माफ़ कीजिएगा, जो 3 दशक में जो राजनीति का दौर चल रहा है वहाँ नैतिकता बेमानी है। यही नीतीश कुमार बीजेपी को कहा करते थे जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। तो इस पर नीतीश जी ने बिहारी प्राइड, बिहारी अस्मिता का सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या हम सब बिहारियों का डीएनए खराब है, और उन्होंने एक झड़ी से लगा दी थी, डीएनए का सैंपल भिजवा दिया था। आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं। फिर जिस लालू को वो कोसते थे कि जातिवादी है या फिर भ्रष्टाचार के पोषक है, उसके साथ ही चुनाव जीतने के लिए उनके साथ गलबैया करते हैं। तो नैतिकता अगर आप बिहार की राजनीति में कहें तो माफ़ करिएगा, वह नैतिकता जो है वो अंदर खाते कहीं चली गई है। वहाँ सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल रही है कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। इसलिए नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि उनके पास कोई ऐसा जिस चीज़ को वो पहले कहते थे उसके स्टैंड पर वो नहीं खड़े उतरते हैं। नतीजा क्या है कि कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ, जिसको सांप्रदायिक, जब वो मुझे याद है कि वो कहते थे कि हम मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे। वही नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ है। वही नीतीश कुमार जो बाढ़ के समय गुजरात ने पैसे भेजे थे, सामान भेजे थे, सबको वो वापस कर देते हैं और एक गर्व से भर के कहते हैं कि हमें यह सब मंजूर नहीं है। लेकिन आज क्यों मंजूर है? क्योंकि कुर्सी पर आप चिपके रहना चाहते हैं, इसीलिए आपको यह सब सारा मंजूर है। अब बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि उनकी जो राजनीति है वो कमंडल से कुछ आगे बढ़ी है। यानी कि जो उनका नेतृत्व है वो जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे भी आगे कुछ सोचने लगी है कि बिहार की राजनीति में कैसे उनका वर्चस्व हो। हालांकि सारे दाव उन्होंने खेले हैं। हालांकि वो भी छटपटाहट में हैं कि जब आपने वो घटना भी देखी है कि जब पीएमसीएच में मछलियाँ के आईसीयू में मछलियाँ तैरा करती थी, अभी हाल की ही बात है। और अभी हाल की ही बात है कि बारिश के समय में 10 दिनों तक पटना में जो वो जल जमाव का जो दृश्य देखा होगा आपने, उस समय सुशील मोदी जी ने भी ट्वीट करके कहा था कि मैं भी बाढ़ में फंस गया हूँ, जल जमाव में फंस गया हूँ।
तो लोगों ने कहा भाई आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, आप तो कलेक्टर को कहेंगे, वहाँ के जिलाधिकारी को कहेंगे, आपको तो निकाल देंगे, आप कैसे फंसे हो सकते हैं। ट्रोल होना शुरू हो गए। तो उनकी भी राजनीति लोग समझते हैं, जो सुशील मोदी जी की जो राजनीति है लोग समझते हैं। कुल मिलाकर के जो बिहार की राजनीति है वो बहुत आपको एक चक्करघिन्नी की तरह जो है आपको लगेगा कि यार यहाँ कोई नैतिकता है नाम की कोई चीज़ है, राजनीति में कोई नैतिकता सुचिता या कह सकते हैं कि उनमें एक जो जेपी का या फिर लोहिया का कुछ आत्मा ही उसमें प्रवेश कर जाए। लेकिन वो लोग जेपी और लोहिया के नाम पर तो आए, लेकिन सारी नैतिकता कुर्सी के आगे फेल हो गई। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद सवाल जवाब हम लेंगे। हम जानते हैं कि बिहार की राजनीति से बहुत लोग आप रूबरू होंगे, लेकिन मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ उस जहाँ पर आप नहीं सोच सकते हैं कि बिहार की राजनीति अभी किस करवट ले रही है, क्योंकि विकल्प क्या है, क्या वहाँ पर कोई स्कोप है। क्योंकि एक वहाँ अनिश्चितता का वातावरण है बिहार में, बिहार की राजनीति में। दूसरा, वहाँ अब लोग नेगेटिव हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा, यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि नीतीश कुमार जी कभी राजद के साथ मिल जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। बहुत मुश्किल है। इसलिए अब भी जहाँ तक अगर चुनाव अगर सही समय पर यहाँ बिहार में इस बार हुआ, जैसा कि अक्टूबर नवंबर में संभावित है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना के कारण शायद ये चुनाव टलेगा और केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार होंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है। जब भी चुनाव होंगे तो लोगों के बीच यही क्षेत्रीय पार्टियां फिर जाएंगी, चेहरा वही होंगे। दिक्कत स्थिति ये है कि वही नीतीश, वही लालू की पार्टी राजद चुनाव मैदान में गठबंधन के साथ वहाँ मौजूद, हम लोग के बीच मौजूद होंगे। भाजपा और नीतीश जी का गठबंधन होगा, यानी जदयू का, और उधर कांग्रेस और राजद का। साथ में छोटी छोटी पार्टियां भी कहीं न कहीं किसी के साथ गठबंधन कर लेंगी। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों गठबंधन के बाद क्या किसी नई पार्टी के लिए बिहार में विकल्प है क्या, यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वहाँ, और जब से 1977 के बाद वहाँ जब से सवर्णों का पलायन शुरू हो गया शहरों में, तो गांव का गांव खाली हो गए। और आज वहाँ पर जो सवर्ण वोटर हैं सिर्फ महानगरों में ही सीमित हो गए हैं। भागलपुर है, पटना साहिब है, बक्सर है, तो ये सब जगहों पर सीमित हो गई जो सवर्ण वोटर हैं। तो राजनीति में तो आप महत्व उसी को देते हैं बिहार के, खास तौर पर बिहार में, कि जिस जाति का वहाँ अधिक प्रभुत्व है। पहले ब्राह्मण और भूमिहारों का वर्चस्व था, हालांकि अभी भी है। कहने का मतलब है वो पिछड़ों और दलितों के सहारे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन जो 3 दशक है वह पिछड़ों और दलितों की राजनीति रही है। लालू और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द यह राजनीति घूमती रही है। इतना आसान नहीं है। बिहार में अगर आप सोचते हैं कि विकल्प, एक नया विकल्प वहाँ पैदा हो जाएगा और रातों रात वहाँ एक नई पार्टी का प्रादुर्भाव हो जाएगा और चुनाव जीत करके सरकार वहाँ पर नई पार्टी बना ले, यह दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन फिर भी हम उन पर एक संभावनाओं पर कुछ विचार विमर्श कर लेते हैं। हो सकता है कि आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जो एक चाणक्य की भूमिका में थे नीतीश जी के साथ, आप खुद चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जाति से वो ब्राह्मण है। अब दिक्कत यह है कि क्या ब्राह्मण उन्हें स्वीकार करेगा?
इधर कन्हैया कुमार भी हैं जो जाति से भूमियार हैं। अब यहाँ आप कहेंगे अब जाति जाति क्यों बात कर रहे हैं? जाति इसलिए बात कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति अभी फिलहाल जो 3 दशक से उस जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर कुछ बहुत बड़ा चमत्कार न हुआ तभी एक नया विकल्प, जाति विहीन विकल्प बनेगा, लेकिन ऐसी संभावना कम लगती है। उसकी वजह है कि मात्र 11.6% सवर्ण है, बाकी ओबीसी, दलित, पिछड़ी, मुसलमान आदि के लोग हैं। खासतौर पर यादवों और मुसलमानों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा अधिक है वहाँ पर। अगर 5 जोन में अगर हम वहाँ बांटते हैं, 5 जोन का मतलब है कि अगर बिहार को 5 जोन में लें अगर, तो उसमें तिरहुत है, मिथिला है, मगध है, भोजपुर है और सीमांचल है। ये 5 जोन अगर आप उसमें बांटते हैं तो वहाँ की जो जातीय समीकरण है, वहाँ की जो जनसंख्या है, उसके मुताबिक आप खुद भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि जैसे सीमांचल है, सीमांचल में पिछड़े वर्ग के लोग अधिक हैं और मुस्लिम तबका वहाँ अधिक है। जाहिर सी बात है कि उन क्षेत्रों में जदयू और राजद का वर्चस्व है, लेकिन इधर जो कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसे लेकर के मुस्लिम तबका जदयू से नाराज़ है, नीतीश कुमार से नाराज़ है। उस नाराज़गी के पीछे जो वजह बताया जा रहा है वो वजह यह है कि वह भाजपा से गठबंधन कर लिया है। आप जानते हैं कि मुसलमान भाजपा को फूटी कौड़ी नहीं सुहाता, तो उनका कहना है कि जदयू और राजद फिर से गठबंधन कर ले तो बीजेपी का यहाँ प्रभाव रोका जा सकता है बिहार में। अब देखिए, कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब बिहार की राजनीति में नैतिकता नहीं है तो गठबंधन कब किससे हो जाए वो कहना बहुत मुश्किल है। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बारे में प्रचलित है कि वो किधर रात में कहाँ हैं और दिन में कहाँ चले जाएं, कहना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसके बाद अगर तिरहुत जोन लें या फिर मिथिला जोन लें, मगध लें या भोजपुर लें, तो आप इन सभी जगह यानी 5 जोन में अलग अलग जातियां, कहीं सवर्णों का अधिक है, कहीं पिछड़ों का है। तो कुल मिलाकर के अगर आप पूरी डेमोग्राफी को जांच लें तो पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का बिहार में एक डिसिसिव फैक्टर है। वोटर जो है सबसे ज़्यादा जो है इसी जाति और धर्म से वहाँ पर वर्चस्व रखती हैं। हालांकि बीजेपी ने हिंदुत्व की जो राजनीति से आगे बढ़ कर करके कुछ दलितों और पिछड़ों के लिए योजनाओं का विस्तार किया है, कुछ घोषणाएं की हैं और उन्हें लग रहा है कि हम बिहार में इसके ज़रिए अपना पैर जमा सकेंगे। लेकिन अभी एक सर्वे आया था कि अगर नीतीश कुमार अपनी जदयू से अकेले लड़ते हैं तो बमुश्किल 15 से 20 सीट उन्हें मिल सकता है, और भाजपा अगर अकेले लड़ती है तो हार्डली 50-55 के करीब भाजपा को मिल सकता है। अगर दोनों साथ मिल जाएं तो यह आंकड़ा 70 के करीब पहुंच सकता है, यानी भाजपा और जदयू साथ मिल जाएं तो 70 करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी चुनाव नहीं है, यह तो आंकड़ा 6 महीना पहले का है, क्योंकि उस समय तक जाते जाते क्या किसके साथ क्या गठबंधन बनता है, क्या समीकरण बैठता है, यह बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहना बहुत मुश्किल है। 2-3 चीज़ें और भी हैं, क्योंकि प्रशांत कुमार और कन्हैया कुमार, प्रशांत कुमार को जानते हैं कि इन्हें पीके के नाम से ये प्रचलित हैं। इन्होंने बिहार की बात करके कुछ युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। जैसा उनका दावा है कि उन्होंने 40 लाख से ऊपर युवाओं को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ दिया है और लगातार युवाओं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप बिहार बदलना चाहते हैं। अगर बिहार बदलना चाहते हैं तो जाति धर्म को छोड़ते हुए आप बिहार के विकास के लिए, यहाँ रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए
उद्योग के लिए अब हम लोग सब साथ मिल के आएँ। अब यह उनका दावा है कि 40 लाख से ऊपर युवा उनके सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, उनकी मुहिम से जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा अच्छा आंकड़ा है, लेकिन चुनाव जाते जाते मैंने चुनाव आते आते तक जो है, क्या उन युवाओं को एक लहर के रूप में वो पैदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये कहना मुश्किल है। और अगर मान लीजिए कि अगर ये ब्राह्मणों का भी वोट ले लेते हैं तो बीजेपी को ही नुकसान करेंगे। रह गई बात कन्हैया कुमार का, भूमिहार हैं, तो अगर कुछ पिछड़े और दलितों या कह सकते हैं कि मुसलमानों को अगर का वोट उन्हें मिलता है तो राजद का ही नुकसान करेंगे। तो कुल मिलाकर एक विकल्प बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी का लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अभी यह कहना कि वह विकल्प के रूप में उभरेगी और दिल्ली मॉडल के सहारे बिहार में वर्चस्व जमा लेगी, यह बहुत जल्दी है। कारण कि दिल्ली की राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों अलग अलग है। यहाँ तो बिहार मॉडल चलेगा, क्योंकि दिल्ली मॉडल जो है, जो विकास का दिल्ली मॉडल है, वो हूबहू बिहार में फिट नहीं बैठेगा, बल्कि बिहार के अनुकूल मॉडल को लाना पड़ेगा। वहाँ की जो समस्याएं हैं उसकी स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, अनुसंधान की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो प्रवासी मजदूर या कामगार जिसकी संख्या जून तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 40 लाख से ऊपर वहाँ प्रवासी मजदूर पहुँच चुके होंगे, तो राजनीति में भी इनका दखल बढ़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि उसमें शिक्षित कामगार मजदूर भी वापस आ रहे हैं और वो चाहेंगे कि बिहार छोड़कर वो नहीं जाना चाहेंगे। तो जो बिहार नहीं छोड़कर जाना चाहेंगे तो उसमें कहीं न कहीं, जैसे बहुत लोग दिल्ली से गए हैं, मुंबई से गए हैं, कोलकाता से गए हैं, गुजरात से या फिर कर्नाटक से, तो वहाँ की जो उन्होंने राजनीति देखी या वहाँ का जो विकास देखा है, संभव है उनमें एक छटपटाहट आ सकती है कि वो बिहार को बदलना चाहेंगे। वो यह तो एक अभी दूर की बात है। लेकिन इस बीच जैसा कि नीतीश कुमार जी की सक्रियता बढ़ गई है, पहले वो इन प्रवासी मजदूरों को या कामगारों को बिहार में नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन अब जिस प्रकार वो अपना रवैया दिखा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और उनके लिए योजनाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अभी स्किल का परीक्षण कर रहे हैं और सभी जितने प्रवासी, कोई भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी इन प्रवासियों के लिए एक लॉलीपॉप दे दें कि भाई आप बिहार में रहें और यही नौकरी करें, हम आपकी नौकरी की व्यवस्था कर रहे हैं। अब नौकरी की क्या व्यवस्था करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हालांकि इसके लिए पिछली बार हमने आपको बताया था कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो उद्योग धंधे हैं, उस फेसबुक लाइव में मैंने बताया था कि किस प्रकार उनको जोड़ने की उनकी प्लानिंग है। तो नीतीश जी बिहार की राजनीति में एक घाघ नेता कहे जाते हैं कि वह कब चुनाव के इन वक्त वो ऐसी घोषणा कर डालते हैं कि जिससे सारे लोग उनको वोट कर डालते हैं। जैसे शिक्षक नाराज़ थे तो शिक्षकों को तुरंत उन्होंने क्या किया, उनका वेतन बढ़ा दिया। फिर आशा दीदी हैं या जीविका दीदी हैं, ये सब के सहारे। हाँ, एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नशाबंदी, उन्होंने शराब पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल जो वहाँ बिहार की जो महिलाएं थीं, गरीब तबके की महिलाएं थीं, उन्होंने अनुरोध किया था कि शराब पर जो है प्रतिबंध लगा दीजिए। उन्होंने उनकी बात मानी और लगा दिया। अब ये अलग मामला है कि वहाँ होम डिलीवरी हो रही है या क्या हो रही है, अलग मामला है। लेकिन उन्होंने महिलाओं को, जो दबी कुचली जो महिलाएं हैं, जो पिछड़ी जातियों की जो महिलाएं हैं, उसमें उन्होंने अपनी पैठ बना ली। और जहाँ तक गांव की बात है, आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उन्होंने 50% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया। तो इससे भी महिलाएं उनसे जुड़ी, नीतीश कुमार को महिलाएं वहाँ काफ़ी पसंद करती हैं।
तो अब चूँकि महिलाओं का भी जो महिला जो वोट है वो बहुत अधिक है, तो यह कह देना कि नीतीश कुमार वहाँ के लिए अप्रासंगिक हो जाएंगे तो यह भी गलत होगा। अब रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का वो तेज अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग सवाल जैसे सवर्ण तो खैर लालू को फूटे आंख देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि लालू जी जो है किसी आज़ादी के आंदोलन में जेल नहीं गए हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में और आय से अधिक कमाने के मामले में वो आज जेल में बंद हैं। तो उनका जो त्याग है वो सामाजिक न्याय के लिए त्याग नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए त्याग था। आज लोग कहते हैं कि आज जो है उन्होंने इतनी धन संपत्ति अर्जित कर ली है कि 3 पुश्त खा सकता है। दरअसल लालू का जो उदय हुआ था बिहार की राजनीति में, वो सामाजिक न्याय को लेकर उदय हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जाते हुए यह परिवारवाद की ओर झुक गया, व्यक्तिवाद की ओर चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार अलग हुए और उन्होंने विकास की राजनीति का जुमला फेंका और 5 सालों तक उन्होंने राज्य की जनता में एक सुरक्षा का वातावरण, क्योंकि उसमें एक भय का वातावरण था कि लूटपाट बहुत मची हुई थी और बहुत से क्राइम थे, तो उन्होंने बहुत तरीके से विकास मॉडल पेश किया और अपने को सुशासन बाबू उनको कहा जाने लगा। लेकिन अब जो है उनमें कुछ नयापन नहीं है। 15 साल हो गए उनकी राजनीति में, अब कोई नयापन नहीं है। एक रिक्तता, एक जो कह सकते हैं शून्यता बिहार की राजनीति में आ गया है। तो इसके विकल्प क्या हो, क्योंकि वामपंथी जितनी पार्टियां हैं वो अपना कह सकते हैं वर्चस्व खो चुकी हैं, उनके पास अब कोई नयापन भी नहीं है। तो नएपन के लिए लोग प्रशांत किशोर की ओर भी देख रहे हैं, लोग कन्हैया कुमार की ओर देख रहे हैं, लोग आम आदमी पार्टी की ओर भी देख रहे हैं। रह गई बात उपेंद्र कुशवाहा जी का अपने एक जातिगत समीकरण है। आप जानते हैं कि कुर्मी के नीतीश कुमार उसी जाति से आते हैं, कोयरी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो कुछ तो उनका प्रभाव वहाँ बिहार में है, राजनीति में है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। जीतन मांझी का भी पिछड़े जो महादलित है उसके बीच उनका प्रभाव है, इसको आप कम नहीं आंक सकते हैं। पप्पू यादव काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो उनका जो भूत है वह पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जो 40+ के लोग हैं वो जानते हैं कि पप्पू यादव किस तरह की राजनीति करते हैं, तो उनसे बहुत अधिक संभावना नज़र नहीं आती है। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि अगर भाजपा नीतीश गठबंधन के खिलाफ राजद और कांग्रेस का गठबंधन जो कि दिख रहा है, तीसरा गठबंधन इन छोटी छोटी पार्टियों का हो सकता है, या ये लोग अपने एक मिनिमम एक प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में और वहाँ की स्थिति को यानी एक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन शायद यह दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि जो बिहार की राजनीति को गहरे समझते हैं, वहाँ की जातीय राजनीति को गहरे समझते हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो प्लान का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे चुनाव में नहीं उभरते हैं। सिर्फ क्या उभर जाता है कि कौन किस पार्टी का है और किस जाति का है। तो ये एक बड़ा दुखद प्रसंग भी है। वो 2-3-4 पॉइंट और भी आपसे डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फिर आपके सवालों को जवाब लेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम बिहार की राजनीति पर डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा ही कठिन विषय है और बहुत ही पेचीदा विषय है, क्योंकि बिहार को जिसने उसकी राजनीति को समझने का प्रयास किया
वो शरद जोशी की तरह जो है वो निर्भसा गए। शरद जोशी भी जब बिहार गए तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ आकर निर्भसा गया हूँ। तो बिहार की राजनीति अच्छे अच्छे राजनीतिक को निर्भसा देती है। तो क्योंकि अभी तो आपको मैंने बताया ही कि वहाँ पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर और बुद्धिजीवी भी अपनी पैंट के नीचे जाति का लंगोट बांधकर घूमता है। ये एक सच है वहाँ का। आप कितने भी पढ़े लिखे लोगों से वहाँ मिल लें अगर, तो वो घूम फिरा करके काफ़ी दिनों के देर के बाद वो जाति पर आ जाता है। तो ये एक दुखद प्रसंग भी है। 2-3 पॉइंट है जो कि आपसे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत की राजनीति का चेहरा बदल सकता था। थोड़ा सा कुछ इतिहास में और ले जाते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के रूप में लालू ने, केबी सक्सेना के हुआ करते थे, उच्च अधिकारी थे, उन्होंने भूमि सुधार को लेकर के एक रिपोर्ट दी थी, कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन लालू ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्योंकि एक भूमि सुधार जो है कानून बिहार के लिए नासूर की तरह है। अधिकतर जो हत्याएं होती हैं भूमि सुधार को लेकर होती हैं, वहाँ ज़मीन को लेकर के मारकाट सबसे ज़्यादा है। उसको लेकर के केबी सक्सेना ने, जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। और सिर्फ लालू ने ही नहीं, नीतीश ने भी क्या किया कि डी बंदोपाध्याय कमेटी की जो सिफारिश थी उसको भी तवज्जो देने से इनकार कर दिया। दरअसल क्या है कि अगर बिहार की राजनीति में को ले अगर, तो लालू और नीतीश सांपनाथ और नागनाथ की ही भूमिका में थे। उन्होंने कुछ ऐसा कोई ऐसा कह सकते हैं कि नयापन कुछ नहीं किया। क्योंकि असल जो राजनीतिक विमर्श है वहाँ करीब करीब खत्म हो गई। क्योंकि विज्ञापन के लिए वहाँ का मीडिया, जो वहाँ प्रमुख 4 अखबार हैं, उन्होंने विज्ञापन के लिए नीतीश जी के आगे नतमस्तक हो गए। क्योंकि वहाँ विज्ञापन, क्योंकि उद्योग धंधे वहाँ हैं ही नहीं, बहुत अच्छी आर्थिक गतिविधियाँ हैं नहीं, तो वहाँ अखबार कैसे चले। तो अखबार जो है वहाँ नीतीश सरकार के जो विज्ञापन होते हैं, क्योंकि वो करोड़ रुपए में होता है, क्योंकि एक अखबार को करीब करीब ये मान के चले कि 1 से 2 करोड़ रुपए हर महीने का विज्ञापन जाता है। तो इसीलिए सरकारी विज्ञापन लेने के लिए वहाँ की जो मीडिया है वो घुटनों पर बैठ गई है। तो इसीलिए राजनीतिक विमर्श वहाँ नहीं हो पा रहा है। अभी भी की बात है कि कोरोना की जितनी भी सूचनाएं हैं, पहले संजय जी थे, वो हमेशा लेके आते थे कि भाई कितने कोरोना पेशेंट हो गए हैं, कितनी मौत हो गई हैं, वो आंकड़े लेके आते थे। लेकिन अब वो आंकड़ा भी अब देना बंद हो गया है। और यहाँ तक कि भी डीएम को आदेश किया गया है कि किसी भी मीडिया कर्मी को या राजनेता को जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ फटकने मत दीजिए। क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं बाहर अगर आ जाती हैं तो फिर ये एक बहुत ही एक विपरीत स्थिति आएंगी उसके लिए, सरकार के लिए। तो ये है कि आप सूचना, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के सहारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए भाजपा पर आते हैं कि भाजपा ने हिंदुत्व के अपने बुनियादी विचारों पर कायम रहते हुए नए ढंग से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दलितों पिछड़ों के एक हिस्से में जगह बनाई है। ये सच है। तभी आज बीजेपी को लग रहा है कि अगर दलित और पिछड़े उनके साथ आ जाएं तो सत्ता उनके बहुत करीब होगी वहाँ। तो इसलिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं दलित और पिछड़ों के लिए भाजपा वहाँ परोसना चाह रही है। दरअसल क्या है, अगर वहाँ मोदी शाह से अगर निपटना है तो बहुत सारे जो नारे हैं वो खोखले हो चुके हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बासी पड़ चुके हैं। और चूँकि भाजपा ने अपने को कमंडल से आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर भाजपा सिर्फ कमंडल तक सीमित अब नहीं है, और जब कमंडल तक जब सीमित नहीं है तो मंडल उसके काट कैसे हो सकता है। यानी कुछ राजनीतिक बदलाव आए हैं। अब ज़रूरत है, क्योंकि
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि महंगाई है, सांप्रदायिकता है और कॉरपोरेट समर्थित सर्वसत्तावाद की मुखालफत करते हुए सुसंगत समावेशी विकास के रास्ते आज अगर सार्थक वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार हो सकती है। ये वैकल्पिक राजनीति का हकीकत है कि इसके जरिए ही हम वैकल्पिक राजनीति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यह बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार जो चुनाव है, क्योंकि किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, संभव है कि जो तीसरे जो छोटी पार्टियां होंगी या विकल्प हो जो छोटी पार्टियां होंगी उनके साथ मिलकर के सरकार नीतीश कुमार बनाए या फिर बीजेपी के लोग बनाए या फिर राजद बनाए, यह समय तय करेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो वैकल्पिक राजनीति पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक और भी है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश में नए तरह का विकासोन्मुख सामाजिक न्याय वैकल्पिक राजनीति के लिए अब भी एक बड़ी संभावना है। विकासोन्मुख सामाजिक न्याय, देखिए, एक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक छोटे से राज्य में दिल्ली मॉडल पेश किया और अपने काम के बूते, क्योंकि यह इतिहास की शायद पहली घटना हो सकती है कि काम के बूते वो दूसरी बार सत्ता में वो सरकार, ये पार्टी आई है, केजरीवाल सरकार बनी है। हालांकि उनकी इच्छा तो है कि इसी मॉडल के सहारे बिहार में अपना वर्चस्व बनाए, लेकिन रणनीति क्या होती है यह अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास जातीय समीकरण भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ क्या कर पाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईमानदार राजनीति के जरिए सिर्फ चंदे के बदौलत, और वो भी आम आदमी से, अपनी ज़मीन तैयार करना चाहती है। चलिए देखते हैं कि यह फसल कब तक तैयार हो जाती है। अगर यहाँ से जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से या अन्य राज्यों से गए हैं, अगर इस मॉडल को लेकर के या बिहार को सच मायने में विकसित देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो संभव है इनकी ज़मीन तैयार हो सकती है, वैकल्पिक राजनीति की ज़मीन तैयार हो सकती है। तो इसीलिए अगर हमें बिहार में सत्ता चाहिए तो सारे बासी फार्मूले को त्यागना होगा और इस दिशा में आगे बढ़ना होगा कि हम समावेशी राजनीति कैसे करें वहाँ, यानी किसी जाति धर्म की राजनीति न कर सभी वर्गों को लेकर साथ लेकर चलें। अगर इस तरह करने का मादा जिस पार्टी में होगा वह एक मजबूत विकल्प तैयार कर सकता है। इसके अलावा भी जो है कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा अच्छा एक नीतीश जी के बारे में एक शेर, जब उन्होंने भाजपा के साथ गलबैया की थी तो एक बड़ा अच्छा शेर जो है ये वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसी को जीने का हक है, उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में, उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। आप जानते हैं कि 24 घंटे में राजद के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ते हुए बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी, तो यह उनके लिए यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। बहुत इस पर लंबी बातें हो सकती है, बिहार की राजनीति को लेकर के बहुत सारे प्रसंग छूट सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब वक्त वहाँ एक वैकल्पिक राजनीति की आ गई है। 15 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल लालू के रहे और नीतीश के भी 15 साल रहे, यानी हिसाब बराबर है। तो अब वहाँ की जनता ने दोनों को 15-15 साल दे दिया है। अब आगे जनता वहाँ क्या तय करती है, क्या वह शिक्षा और स्वास्थ्य वहाँ अगर मुद्दा बनाती है, ये रोजगार जो पलायन है, स्वास्थ्य है, इस तरह के मुद्दे अगर वो
अगर वहाँ की जनता के दिली दिमाग में अगर आता है अगर, तो निश्चित तौर पर है कि वहाँ एक वैकल्पिक राजनीति हमको देखने को मिल सकती हैं। और अंत में आपके सामने हम कुछ चीज़ें बता दें कि आज बिहार के संतुलित और समावेशी विकास का रास्ता भूमि सुधार, जी भूमि सुधार, औद्योगिक प्रगति, रोजगार, जॉब, पलायन को रोकते हुए आपको अगर पलायन को रोकना है तो रोजगार के नए अवसर सृजित करने और कृषि क्षेत्र में व्याप्त गतिरोध को तोड़ने से ही तैयार होगा। बिल्कुल सही है कि अगर विकल्प की राजनीति आपको करना है या समावेशी राजनीति करनी है, संतुलित राजनीति करनी है, तो यह रास्ता जो है भूमि सुधार, औद्योगिक प्रगति, रोजगार के नए अवसर और कृषि क्षेत्र में जो गतिरोध है, जो भूमि सुधार वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसको जिस पार्टी ने कर लिया, समझिए वह इस बार बाजी मार लेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि बिहार में एक नए बदलाव की किरण फूटे। यह बदलाव बिहार के लोग ही ला सकते हैं। ये बिहार के जो प्रवासी मजदूर वहाँ पहुँचे हैं, कामगार पहुँचे हैं, वही ला सकते हैं। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यह बदलाव क्या होता है। क्या 15-15 साल जो बैटिंग दोनों कर चुके हैं, वहाँ की जनता दोनों को हटाएगी और तीसरे विकल्प को देखेगी? बहुत दिलचस्प होगा यह चुनाव। बहरहाल हम आज इतना ही आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों को भी हम लेते हैं। रजी अनवर जी हैं, श्याम बिहारी, सुशील तोमर जी हैं, वो सारे लोग जुड़ गए हैं। सुदीप राय जी आम आदमी पार्टी के सीमांचल जोन के हैं। उन्होंने कहा कि सर कुछ आम आदमी पार्टी के बारे में ही बोलिए और उन योजनाओं पर फोकस करिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी वहाँ एक विकल्प बन सकती है, जो संभावना भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक ईमानदार छवि का एक नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठा है और उनके जो कार्यकर्ता हैं मेहनती हैं, जो एक बदलाव बिहार में बदलाव लाने के जुनून के साथ बिहार में लगे हुए हैं और जो नीतियां हैं बिहार के लिए, कि जो मॉडल दिल्ली में उन्होंने पेश किया है, अगर उसी मॉडल को हूबहू अगर बिहार में लाते हैं तो संभव है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दिल्ली मॉडल के कम से कम 90% ऐसे मॉडल हैं जिसके जरिए वो अगर बिहार को में लागू करते हैं, अगर वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार सभा करते हैं या वहाँ के लोगों से संवाद करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक नए विकल्प की ओर एक भविष्य हम देख सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जी और अरविंद केजरीवाल जी में संभवतः कुछ चुनावों को लेकर के कुछ चर्चा हुई है और शायद चुनाव आते आते संभव है कि प्रशांत किशोर और आम आदमी पार्टी में कुछ गठबंधन की संभावना बन रही हैं, या क्या बनेंगी आने वाला भविष्य बताएगा। हेम नारायण विश्वकर्मा जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनका कहना है कि विकल्प विहीन नहीं है समाज। बिल्कुल सही है, विकल्प विहीन समाज क्यों रहेगा, क्योंकि इसी में से ही लालू भी आए और इसी में नीतीश जी आए हैं। इसके अलावा इसी में से कोई और XYZ आएंगे, तो विकल्पहीन समाज नहीं है, वो विकल्प ढूंढ लेता है। जिस प्रकार जो है बाढ़ का पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, तो अभी जो अन्याय है, जो जुल्म है, या इतनी अधिक जो दिक्कतें हैं कि आज सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से है और वो लौट रहे हैं, तो उनके सामने भी कुछ सपना होगा, तो एक विकल्प बनाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। छोटेलाल यादव जी भी देख रहे हैं। विक्टर झा जी, हाँ, विक्टर झा जी के बारे में कहना चाहते हैं आपको कि
कटिहार से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वहाँ, और आंदोलनकारी हैं। उन्होंने जो बाढ़ कटाव को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। कई मुकदमे भी सरकार ने इन पर कई मुकदमे ठोक दिए, लेकिन इनके जज्बे को सलाम कि इन्होंने ये आज भी जो भूमिहीन किसान हैं, जो कटाव से प्रभावित हैं, उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये विक्टर झा कटिहार से हैं। अविनाश कुमार जी हैं, उनका कहना है मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है फिलहाल। अब विकल्प तो सबका होता है। अभी कह रहे थे आपके हेमनारायण जी कि विकल्पहीन नहीं है समाज, सबका विकल्प होता है। जब इंदिरा गांधी जिंदा थीं तो उस समय भी कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो सबका होता है, समय होता है, एक विचारधारा होती है। जब तक विचारधारा आपको अच्छी लगती है, वो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है ना। जर्मनी में भी एक हिटलर हुआ करते थे, जब तक उनकी विचारधारा लोगों को अच्छी लगी वो पीक पर रहे, लेकिन जब लगा कि ये सिर्फ छलावा है, सिर्फ एक झूठ की खेती हो रही है, तो फिर लोगों ने उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। बहरहाल आगे श्वेतांशु रंजन जी हैं, बेगूसराय से हैं। उनका कहना है कन्हैया बिहार की राजनीति में बहुत पीछे हैं और भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विकास विरुद्ध है और यह भाकपा शासन से काफ़ी दूर है। बिल्कुल, वामपंथी पार्टियां तो फिलहाल जो भारतीय राजनीति में काफ़ी पीछे चली गई है। हालांकि केरल में यूडीएफ की सरकार है, अच्छा काम कर रही है। कुछ जगह है जो कि उनका वर्चस्व है। राजनीति में कोई ख़त्म नहीं होता है, ये बता दें, सबका एक समय होता है, सबका समय आता है, तो ऐसा नहीं है। और कन्हैया ने भाकपा को एक मृत भाजपा को जगाने का काम किया उन्होंने। उनका भी राजनीति में सबका एक अवसर आएगा। हो सकता है कि जो आने वाला समय उनके लिए हो। इसके बाद हजारीलाल कोलियाता जी हैं, वो भी देख रहे हैं। सोनिया कुमारी जी हैं, इन्होंने लिखा है सर सारे नेता मंत्री लोग सिर्फ मजदूरों को लॉलीपॉप ही देते रहे हैं। बिल्कुल सोनिया कुमारी जी, यह ऐसा ही है। अगर लॉलीपॉप नहीं दिए होते तो ये सारे मजदूर क्यों बाहर कमाने खाने जाते? तो वो वोट लेते हैं मजदूर से, कि उनका काम ही है कि वो मजदूरों से वोट लो और फिर छोड़ दो। तो वो मजदूरों को छोड़ दिया गया कि जाओ दूसरे राज्यों में जाकर कमाओ खाओ। हरवंश सिंह जी हैं, वो भी देख रहे हैं। दीप कैटरो हैं, मुकेश कुमार हैं, इसके अलावा दीपा कुमारी है, फिर मनीष शर्मा हैं, राम बाबू हैं, चंद्रशेखर जी भी देख रहे हैं, रवि प्रकाश जी हैं, निर्मला अग्रवाल जी हैं पुणे से। वो एक कविता पढ़ती हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बिहार तो पहले से ही बदनाम है। नहीं, बिहार बदनाम नहीं है, बिहार के जो राजनेता हैं वो बदनाम हैं। बिहार के लोग अच्छे होते हैं और सब जगह के लोग अच्छे होते हैं। बिहार के लोग से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात सभी लोग अच्छे होते हैं। हम सभी भारतवासी अच्छे होते हैं। वहाँ की जो राजनीति होती है, जो वहाँ का शासन वर्ग जो होता है, वही बदनामी की ओर ढकेलता है। बबली है, घनश्याम तिवारी जी हैं, आरटीएन मनोज कुमार पटना में हैं, आम आदमी पार्टी के जुझारू का उपाध्यक्ष हैं। अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, हरेंद्र सिन्हा जी भी देख रहे हैं, रांची से संभवतः हैं। बोलिए कि पार्टी जो है, मात्र पार्टी प्रचार झूठों का पुलिंदा क्या सुना जाए। बोलिए कि क्या सुना जाए, उनका अपना कहना है कि भाई सभी पार्टियां झूठ बोलती हैं। ऐसा नहीं है, ये तो एक छलावा तो है, पिछले 70 सालों से छलावा तो हुआ ही है। लाल सिंह जी हैं, एसपी गुप्ता हैं, रणबीर चौबे जी हैं, एसपी गुप्ता हैं, श्रेयस कुमार साहा हैं,
अनिल के सिन्हा जी हैं, दानिश बाबू हैं, सुशील भारती जी हैं, शशिकांत सिंह हैं, उदय मन्ना जी हैं। तो इस प्रकार काफ़ी लोग जो है अभी का प्रोग्राम देख रहे थे। और अभी हेमनारायण जी ने एक और जाते जाते सवाल दागा है कि नीतीश प्लस मोदी ने लालू राज, अब करेगी जनता राज। अच्छा, इनका कहना है कि भाई नीतीश और मोदी जी ने और लालू जी ने राज अब कर लिया है, अब जनता का राज आने वाला है। उनका इशारा किधर है यह तो आने वाला समय बताएगा। तो एक अच्छी चर्चा हुई। अभी आप देख रहे थे कि बिहार की राजनीति में क्या कोई विकल्प उभरेगा, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और ये चर्चा में आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। और फेसबुक लाइव, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक लॉकडाउन है, 31 तक लॉकडाउन है, हम 2 बार आपसे मिलते रहेंगे, शनिवार और मंगलवार। पुनः हम आपसे शनिवार को मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।